अगर हम नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करते हैं तो इनको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है मूव करने के लिए। बेसिक क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है कि व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी आर एबल टू हियर द सराउंडिंग। हम इतने कैपेबल हैं कि जो सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं उनको हम सुन पाए। जब हम लोग टेम्परेचर की बातें करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड में बहुत डिफरेंसेस आते हैं। तो इसीलिए समर्स में क्या होता है इन कंपेयर टू विंटर, समर में क्या होता है कि जो आपका पीस ऑफ साउंड है वो ज्यादा तेज ट्रैवल करता है विद रिस्पेक्ट टू विंटर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न। और आज जो है हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एंड द चैप्टर नेम इज साउंड। ओके, ये चैप्टर इट इज इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ, अभी क्या है कि इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बनती है, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे खासे हैं। दिस इज अ गुड चैप्टर, लेकिन इजी भी है। अगर आप एक बार भी इसे ढंग से पढ़ लो तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज काइंड ऑफ अ चैप्टर जिसको आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। देयर आर फ्यू पॉइंट्स, अगर आप उतना समझ जाओगे तो इट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है इन योर ग्रेड 11 इफ फ्यू पीपल चूज साइंस एज योर बैकग्राउंड, ठीक है। तो ग्रेड 11 में यही चैप्टर जो है दो हिस्से में टूट जाती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द वेव्स के टर्म्स में आ जाती है, जिसमें आप साउंड वेव्स को भी पढ़ते हो और वेव्स के इक्वेशंस को भी पढ़ते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग इन ग्रेड 10 है, तो ग्रेड 10 में इसे कंप्लीट करते हैं फिलहाल। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट इज दिस साउंड इज ऑल अबाउट। इस चैप्टर में हम इक्वेशन ऑफ द वेव्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो 11 में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि देयर इज अ साउंड वेव व्हिच इज बीन क्रिएटेड। सबसे पहली बात, वो क्रिएट कैसे होती है ये हम लोग देखेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ साउंड है, ठीक है, तो उस पीस ऑफ साउंड से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। सेकंड, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पीस ऑफ साउंड है जब वो क्रिएट हो जाती है, अगर कोई साउंड है वो क्रिएट होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट कैसे करती है या फिर मूव कैसे करती है। यही 3-4 टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है और इसी चैप्टर पर हम लोग कंप्लीट करेंगे एवरीवन। फाइन, लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहली बात, यहां पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूं, ठीक है, कि क्या करने वाले हैं हम लोग। हालांकि ये सारी चीजें मुझे नहीं पता कि इट इज नॉट गिवन इन योर बुक इन अ वेरी मच डिटेल, बट जस्ट टू स्टार्ट विद दिस एंटायर चैप्टर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब भी हम लोग वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, वेव्स की बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो वेव्स के फॉर्म में प्रोपागेट करती है, जैसे लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी जो चीजें हो गई, ठीक है, आपका सिस्मिक वेव हो गई, साउंड हो गया, कोई भी ऐसी चीजें जो वेव के फॉर्म में प्रोपागेट करती है, मूव करती हैं। तो जब हम वेव को डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें लिखने के लिए, लेकिन क्योंकि हमें एक बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि जो वेव्स होती हैं उनमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, कैसे एक वेव को दूसरे वेव से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग वेव्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, सेकंड इज नॉन मैकेनिकल वेव। इसी नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। There are a lot of differences between mechanical wave and non-mechanical waves, equation wise, mathematics wise, physics wise बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इसे बहुत easy way में समझना है कि actually में difference क्या है, तो when we talk about the difference over here, कि अगर मैं mechanical waves की बात करूं तो mechanical waves को material medium की जरूरत पड़ती है propagate, इसका मतलब move करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे material medium की जरूरत पड़ती है। जब हम material medium की बात करते हैं we talk about solid, liquid and gases, ठीक है। इन मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक। अगर हम नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करते हैं तो इनको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है मूव करने के लिए। मींस इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस टू मूव फॉरवर्ड। ये वैक्यूम में भी मूव कर लेती हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की बात करूं तो सिस्मिक वेव जिसे अर्थक्वेक में जब आती है वो। सेकंड इज दिस साउंड जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फाइन, When we talk about electromagnetic waves, there are a lot of, ठीक है, आपका लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका जो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेव्स हो गई, ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा कि हम नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी
11-12 की हिस्सा है, ठीक है, तो इसके बारे में इसको छोड़ देते हैं। वी विल मूव फॉरवर्ड विद द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में जब हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप्स होते हैं। फिर आप सोचोगे कि यार पहले तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है और वो मूव कर सकती है मटेरियल मीडियम में, सॉलिड लिक्विड गैसेस में। तो जब ये मूव कर ही रही है मटेरियल में तो फिर आप डिवाइड कैसे कर रहे हैं? तो देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है। बेसिक डिफरेंस जो यहाँ पे लिखी हुई है उसके अलावा भी देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है। वो होती है किस फॉर्म में मूव कर रही है, किस मेथड से मूव कर रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट, किस पाथ पे मूव कर रही है, दैट इज व्हाई दिस इज व्हाई। क्या दोनों पाथ सेम है? क्या दोनों के तरीके सेम है? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के जो मूवमेंट के तरीके हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपके साउंड को ट्रैवल करवाने का, वो तरीका सेम है क्या? वो भी तरीका डिफरेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम मीडियम के ऊपर ये सारी चीजों को स्टार्ट कर रहे थे तो मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में ही ट्रैवल कर सकती हैं। वैसे जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं, वो लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल नहीं करते, ठीक है। सीधी सी बात यही है। तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंस, और भी डिफरेंस हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फाइन। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं एवरीवन विद दी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग को पता है कि व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू हियर द सराउंडिंग। हम इतने कैपेबल हैं कि जो सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं उनको हम सुन पाए, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड कैसे होता है? तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड स्टार्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन, ठीक है। आप इसको थ्रू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हो, आप इसको ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हो। आप वाइब्रेशन बोलोगे तो ज्यादा सिंपल लगेगी और आप जो है इसी वर्ड के साथ आगे भी प्रोसीड कर पाओगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड इज ड्यू टू द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपके जो एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है? जाहिर सी बात है, अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, ठीक है, अब मैं बोलना ही नहीं चाहूं तो मेरे से साउंड क्रिएट नहीं होगी। अगर मैं साउंड क्रिएट करना चाहता हूं तो आई हैव टू डिलीवर, आई हैव टू डिस्टर्ब माय वोकल कॉर्ड। आप लोग पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को, तो इसीलिए ये सारी शब्द को मैं यूज कर सकता हूं। वी कैन यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड की है ना, कि लिरिक्स है, वोकल कॉर्ड है। तो अगर मैं यूज कर रहा हूं, आई हैव टू डिस्टर्ब दैट वोकल कॉर्ड, तभी जाके मेरी साउंड बाहर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। दैट डिस्टर्बेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपको थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स, आपको एनर्जी डिलीवर करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आपका ट्रांसफर ऑफ साउंड हो पाएगा। Got my point? So the sound is produced by the vibrating body। ये कब होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एटम है, सॉलिड पार्टिकल है, एटम्स है, एटम को आपने हिट किया, तो मान लेते हैं कि ये पूरा सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ एटम्स, और एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं व्हेन इट कम्स टू द सॉलिड पार्ट, ठीक है। आपने इसको डिस्टर्ब किया तो जाहिर सी बात है सारे एटम्स को पे तो आपके स्ट्राइक नहीं किए, आपने इस हिस्से के एक छोटे से हिस्से में आपने स्ट्राइक किया। जैसे आप स्ट्राइक करोगे, दैट एटम इज जो आपका, जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा था कि जब भी आप फोर्स लगाते हो किसी पे तो वो अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। ये एटम्स भी अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड है, ये बहुत क्लोजली पैक है, दे वोंट बी एबल टू मूव, कहीं पे वो मूव नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पे एनर्जी तो है, अब वो एनर्जी का करेंगे क्या? तो दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट देयर ओन पॉइंट, ठीक है, जहां पे उनका लोकेशन है, जहां पे उनकी पोजीशन है, उसी पोजीशन पे वो ऑसिलेट करना शुरू करती हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू करती हैं, और वो वाइब्रेशन बहुत रैपिडली ट्रांसफर होता है, एंड दैट vibration is the energy which is transferred by which collectively ये साउंड क्रिएट करती है, ठीक है। ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग था आपके सॉलिड को लेकर जो लिखी हुई है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस वाइब्रेशन। मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस जानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन द एयर कैसे होता है एवरीवन? तो ये कोई साउंड बॉक्स है जिससे साउंड क्रिएट हो रही है। ये जो डॉट्स आप देख पा रहे हो, दीज डॉट्स आर नथिंग बट द साउंड, बट द एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स। तो एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब भी साउंड रिलीज होता है, ठीक है, तो एक लेयर ऑफ, तब जाके एक लेयर, वन लेयर ऑफ द साउंड पार्ट, वन लेयर ऑफ द गैस पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स गेट द एनर्जी, गेट द डिस्टर्बेंस, एंड वो क्या करते हैं, फिर दूसरे लेयर के पास जाती है और उतना ही एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। फिर ये दूसरा लेयर तीसरे लेयर पे जाता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, तीसरा लेयर चौथे लेयर पे जाता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इसी तरह से साउंड आगे मूव करती है, जो कि आपको यहां पे दिख रही है। कलेक्टिव 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 कलेक्टिव, बहुत सारे लेयर एक साथ आ रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस, ठीक है। बीच में रिलैक्सेशन भी मिलती है, ठीक है।
तो इन दोनों ये जो हिस्से आपको दिख पा रहे हैं, एक ऐसा पोर्शन जहां पे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स के लेयर एक साथ आ गए, एक ऐसा हिस्सा जहां पे जैसे रैंडमली एयर मूव करती है वैसे कर रही है, तो वी हैव गिवन द नेम टू देम। जो हिस्सा में आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एयर लेयर एक साथ आते हैं उस जगह को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं, और जो हिस्सा जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर हैविंग देयर ओन मोशन रैंडमनेस, उसे हम रेयरफैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि मीडियम आपका एयर है तो आप मीडियम की डेंसिटी को तो चेंज नहीं कर रहे। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि इस हिस्सा, ये वाले जो रीजन है, इस रीजन में क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब आ रही है एक दूसरे के, ठीक है, तो हम ऐसा बात कर सकते हैं कि इस रीजन के लिए जो कहां जहां पे कंप्रेशन हो रहा है वहां पे प्रेशर भी हाई होगी और डेंसिटी भी हाई होगा। ठीक है, और जहां पे रेयरफैक्शन हो रही है वहां पे प्रेशर भी कम होगी और डेंसिटी भी कम होगी। These are the things that we can talk about this particular section, this particular reason। इस रीजन के लिए बात हो रही है, पूरे डेंसिटी की बात नहीं हो रही। ठीक है, इस रीजन की बात हो रही है। So this is how the propagation of the sound in the air takes place। ठीक है, I hope it is clear to you। आगे बढ़ते हैं। मूविंग नेक्स्ट एवरीवन, अब क्योंकि हम लोगों ने ये बेसिक चीजें पढ़ ली है तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेव्स की। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वी कैन टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है। जाहिर सी बात है, यू हैव टू डिस्टर्ब देम, डिस्टर्ब करने के बाद मूवमेंट कैसे होती है वो देखते हैं। सो ये आपके पास एक स्लिंकी है, एक छोटा सा टॉय होता है स्प्रिंग जैसा, आप उसको कर सकते हो। एक साइड फिक्स कर दिया, एक साइड हमने उसको होल्ड किया है। तो व्हाट यू आर डूइंग, आइदर यू आर पुशिंग इट और यू आर पुलिंग इट। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोगों ने पुश ही किया, हम लोगों ने एनर्जी डिलीवरी की। ठीक है, ऐसे आगे पीछे पुश कर रहा है। तो जब हम लोगों ने पुश किया तो यू कैन से ये जो रिंग्स, आप एक एक जो रिंग्स देख रहे हो, इंडिविजुअल रिंग्स देख रहे हो, इसको आप पार्टिकल मान लो, एयर पार्टिकल मान लो। ठीक है, तो आपको दिखेगा क्या कि जब हम लोगों ने डिस्टर्बेंस दिया, दैट डिस्टर्बेंस इज द एनर्जी व्हिच इज टेकन बाय द वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स, जो रिंग्स होती हैं स्प्रिंग्स में, और वो क्या कर रही है, वो एनर्जी को ट्रैवल करवा रही है। You can see जो स्प्रिंग्स है वो एक दूसरे के करीब आ रही है, then we are having a relaxation, then करीब आ रही है, फिर we are having the relaxation। This हिस्सा, this part, this region is called as compression in the terms of air, जो हम लोगों ने पीछे देखा, and जो relaxation आपको दिख रही है that is rarefaction। इसमें आपको और एक चीज क्या दिख रही है, आपको ये चीज दिख रही है कि वेव तो आगे जा ही रही है, वेव का मोशन तो आगे हो ही रहा है चाहे कुछ भी हो, लेकिन पार्टिकल भी उसी के डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। सो द वाइब्रेशन ऑफ द कॉइल इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव इज मूविंग। जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव करता है। अगर ऐसा कोई भी वेव आपको दिख रहा हो जिसमें पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इट प्रोपागेट्स थ्रू ऑल मटेरियल मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हो जाती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल साउंड वेव, सुनामी वेव, जिसको हम सुनामी भी बोल देते हैं, आपका सिस्मिक वेव हो गई, ये भी होगी। ठीक है, मूविंग टू द ट्रांसवर्स वेव एवरीवन, इसमें और उसमें क्या अंतर है? ठीक है, इसमें भी कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होती है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना कि हमने क्या किया कि जो वेव है वो आगे ही जा रही है, सेम यही मोशन हो रहा है, आगे ही जा रही है, लेकिन पार्टिकल जो है वो पार्टिकल आपका 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होती है, उसकी ऊपर नीचे 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर कोई वेव ऐसे आपको जाते हुए दिख रही है तो यू कैन गिव दैट नेम एज transverse wave। The displacement of the particle of a medium is perpendicular to the direction of the wave propagation। It propagates through the material medium only in solid। Light हो गया, electromagnetic waves हो गई, ripples of the water surface हो गया। फिर आप बोलोगे कि सर अभी तो बात की थी हम लोगों ने कि जो longitudinal जो transverse wave है वो सिर्फ और सिर्फ solid में मूव कर सकती है, solid में ही ट्रेवल करती है, तो फिर ये ripples of water कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वाटर के जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, वो एक सरफेस टेंशन क्रिएट करती है। उनके लेयर्स, उनके जो लेयर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब भी आप पत्थर उसमें डालोगे तो इट बिहेव्स लाइक अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि उतनी सॉलिड नहीं होती लेकिन कंपैरेटिवली लिक्विड के वो ज्यादा सॉलिड होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट, बहुत पतले पत्ते जो होते हैं, लीव्स होते हैं, दे आर फ्लोटिंग का मतलब दे आर नॉट डिप्ड इनटू द वाटर, दे आर जस्ट above the water, वो खड़े होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो जो सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, जिसके कारण आप पत्थर जब उस पर डालते हो तो वो ब्रेक करती है और वो एक रिबल्स क्रिएट करती है। दैट रिबल्स इज नथिंग बट दी ट्रांसवर्स वेव। पूरा पानी ऐसा नहीं कर सकता, वो सरफेस की ही बात हो रही है। ठीक है, अंदर में तो वो नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, तो लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिबल्स ऑफ द वाटर, तो आई हैव गिवन यू द आइडिया कि वो सिर्फ सरफेस पे हो सकती है, पूरे पानी में नहीं ट्रैवल कर सकती। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट,
Now we talk about the parameters of the sound wave. Parameters of the sound wave, जैसे ये आपको जो दिख रहा है, this is a sound, a piece of sound everyone, ठीक है, एक piece of sound है जिसमें जो और ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, this is the mean position, जहां से साउंड को हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट आप ऐसा समझ सकते हो, रेफरेंस सरफेस। तो मीन पॉइंट से मैक्सिमम टॉप तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेस्ट, और मीन पोजीशन से लोअर टॉप तक, लोअर मैक्सिमम तक, दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। ट्रेस्ट एंड ट्रफ एवरीवन, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से को ट्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज द इंटायर फॉर्म ऑफ अ साउंड, जिसे साउंड मूव करती है, मीन पोजीशन है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द ट्रेस्ट और द मैक्सिमम पोजीशन बिटवीन द मीन एंड द ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ होता क्या है? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। टू कंसेक्यूटिव का पॉइंट्स का मतलब टू लगातार पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो आप बोलोगे लगातार पॉइंट में सर एक ट्रेस्ट हो गया, एक ट्रफ हो गया, तो यहां तक मैप कर दो, नहीं। टू कंसेक्यूटिव पॉइंट का मतलब या तो दो ट्रेस्ट या फिर दो ट्रफ, ठीक है। और आपको और थोड़ी सी इजी करनी है तो एक ट्रेस्ट एक ट्रफ होनी ही चाहिए, तो आपका एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगा। वेवलेंथ के बहुत सारे नाम हैं, जैसे वेवलेंथ में क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट साइकिल, वन ट्रेस्ट, वन ट्रफ, ठीक है। ये सब कुछ आपके वेवलेंथ को ही डिफाइन करते हैं, एक वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक वेवलेंथ में क्या होता है कि अगर आप इसको ठीक से देखोगे, ठीक है, तो टू कंसेक्यूटिव पॉइंट होनी चाहिए। तो यू पीपल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई सुनो, ये आपका ट्रेस्ट है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, ये भी ट्रेस्ट है और ये भी ट्रेस्ट है। तो टू कंसेक्यूटिव ट्रेस्ट जहां पे होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज वेवलेंथ। सेम चीजें होगी टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में, दो ट्रफ के पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रही है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्योंकि ये लेंथ है एवरीवन, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर होगा। आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। Then we talk about the frequency, और टाइम पीरियड में बहुत कंफ्यूजन होती है सबको, तो एक एक करके सुन लेना। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इन वन सेकंड कितने, हाउ मच नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर क्रिएटेड। क्या आप समझ रहे हो? ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर क्रिएटेड इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आप क्रिएट कर पा रहे हो कंप्लीट, ठीक है। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना एक सेकेंड में कितने वेवलेंथ हो रहे हैं, 10 20 50 कितने हो रहे हैं, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड के अंदर होने चाहिए, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको ये बोलती है कि एक वेवलेंथ को क्रिएट करने के लिए वन वेवलेंथ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो टाइम टू क्रिएट, हालांकि ये लिखी हुई है लेकिन तब भी, टाइम टू क्रिएट वन वेवलेंथ, टाइम टू क्रिएट वन वेवलेंथ। एक वो टाइम, एक ऐसा टाइम जिस इतने अमाउंट ऑफ टाइम जो एक वेवलेंथ को क्रिएट करने में लगे, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू और आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है 1/सेकंड होता है, मतलब पर सेकंड हुआ, तो पर सेकंड को आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो, कैपिटल एस जेड। टाइम पीरियड इज सेकंड। एक होती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वो जो वेव है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। Now people, we are having a relation between the wavelength, wave velocity, time period and frequency. क्या है वो रिलेशन ये बोलती है कि वेव वेलोसिटी जो होती है जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली ये किसी एक मीडियम के लिए होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वैसे ही लेके चलते हैं जनरल केस कि किसी एक मीडियम के लिए है, विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या फिर wave velocity will be equals to wavelength divided by the time period. Relation between the frequency and the time period, जो frequency होती है 1/time period होती है पर सेकंड, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। एक चीज और, बहुत सारे बुक्स में व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है, बहुत सारे बुक्स में आपका एफ से तो है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है। तो इसको देख के डर मत जाना कि ये कौन सी अलग चीज आ गई, ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट कर रही है, वे आपका अलग है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, बस इतना ही, ठीक है। चलिए, now we'll talk about the speed of the sound in the different medium. तो speed of the sound in the different medium is, सबसे पहले सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करती है जो वेव वेलोसिटी है, साउंड लिक्विड में सॉलिड के बाद कम थोड़ा सा,
और सबसे लास्ट मतलब सबसे धीरे ट्रैवल करती है आपके गैसेस में। फाइन, सॉलिड इज मोर इलास्टिक देन द गैस विच इज वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन इट। ठीक है, अब जैसे गैस के साथ क्या है, रैंडमनेस है, तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने में जो टाइम ही सबसे ज्यादा वेस्ट हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड, दो एटम्स एक दूसरे के पास ही रहते हैं, ठीक है, तो दे कोलाइड वेरी वेल। फाइन, मूविंग नेक्स्ट। हाँ, एक चीज और जो मुझे लगता है शायद पूछ लेना चाहिए, वो आपके किताब में तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन तब भी देख लो, टेम्परेचर एवरीवन। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, जैसे जब हम लोग टेम्परेचर की बातें करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड में बहुत डिफरेंसेस आती है। ठीक है, अब जैसे जब भी आप टेम्परेचर करोगे तो तब जाके जो बॉडीज हैं उनके फेज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके गैस के लिए पूछी जा सकती है, क्योंकि गैस में क्या होता है कि whenever you are trying to give the temperature, whenever you are trying to raise the temperature in the medium of air, ठीक है, या फिर इन द मीडियम ऑफ गैस, तो क्या होता है, गैस में रैंडमनेस बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। आपको पहले से पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत रैंडम मूव करते हैं, वो उनकी जो मूवमेंट होती है उनमें बहुत ज्यादा फास्टनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो ट्रैवलिंग स्पीड है आपकी, ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ साउंड वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए समर्स में क्या होता है, इन कंपेयर टू विंटर, समर में क्या होता है कि जो आपका पीस ऑफ साउंड है वो ज्यादा तेज ट्रैवल करता है विद रिस्पेक्ट टू विंटर्स, क्योंकि मीडियम तो एयर ही है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि भाई अगर ऐसा पूछा जाए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो फिर हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कैसा हो रहा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा कुछ है नहीं, ये बेसिक आप पहले से जानते हो। ठीक है, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस में रैंडमनेस इंक्रीज करती है, तो ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड एवरीवन 2-3 है, देख लो क्या क्या है। सबसे पहला लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब जैसे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये एम्पलीट्यूड आप बढ़ाओगे घटाओगे तो इसका मतलब ही होता है कि आप जो साउंड वॉल्यूम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है, तो साउंड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, देयर इज अ रिलेशन कि लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये 2 ऐसे ही नहीं लिखी हुई, ठीक है, ये 2 स्क्वायर में है, तो इसे याद रखना कि ये स्क्वायर में है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस, जो लाउडनेस होती है वो आपका डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। नॉर्मल भी आप लॉजिकली सोच सकते हो, 2 दोस्त हैं, एक इस कॉर्नर में एक दूसरा कॉर्नर में, ठीक है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप अपने आप को मान लो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाएगा तो जब वो आवाज लगाएगा तो क्योंकि आप सामने हो, ठीक है, जहां से आवाज सोर्स है साउंड की, आपको आवाज बहुत जोर से आएगी, लेकिन जो दोस्त है जो बहुत दूर खड़ा है, ठीक है, उसके पास जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है वो कम आएगा, तो एम्पलीट्यूड घट जाती है। लाउडनेस डिस्टेंस का स्क्वायर। लाउडनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। लार्जर ड्रम, बहुत बड़ा ड्रम है, स्ट्राइक करोगे सेम आपके फोर्स के साथ तो आपका साउंड ज्यादा आएगा। ठीक है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। चेंज कर दो मीडियम को तो आपकी बढ़ जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल, दैट इज कॉल्ड एज डीबी, स्मॉल में डी कैपिटल में बी, ठीक है, दैट इज डीबी, डेसिबल। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास है पिच एवरीवन। व्हाट इज पिच? द सेंसेशन व्हिच हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल साउंड एज अ ग्रेव साउंड। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ऐसा समझ लेते हैं, कैसे समझाऊं मैं, हाँ, जैसे वायलिन है, हारमोनियम है, गिटार है, ठीक है, हम लोगों के जो म्यूजिक सिस्टम होती है सब में नोट्स होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। when it comes to the classical music, classical Indian music, it is सा रे गा मा पा। when it comes to the आप जो है वो फॉरेन इंग्लिश के वे में जाओगे सीखने के लिए तो इट इज ए बी सी, ए मेजर, बी माइनर, बी शार्प, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये टोन्स होती हैं, तो ये टोन्स आर रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं when we talk about the same frequency but the instrument are different, ठीक है, तो आवाज डिफरेंट आती है, पर पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी सेम आती है उसकी। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो,
गेटिंग माई पॉइंट? सो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, क्योंकि द नोट इज सेम, दैट इज वाई, ठीक। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच होता है, वो जैसे वुमेन्स का वॉइस हो गया, चिल्ड्रंस की वॉइस हो गई, फ्लूट हो गया। लो फ्रीक्वेंसी लो वॉइस, मेन वॉइस, बेस ड्रम जो होती है वो होती है, ठीक है। क्वालिटी दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। आप सबको पता होना चाहिए कि व्हेन इट्स कम्स टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अच्छा साउंड आता है टिम्बर से, लकड़ी से, ठीक है, वुड से। अच्छे टिम्बर से ही अच्छी क्वालिटी ऑफ साउंड आती है। गॉट इट? That is why. So distinguish two sounds of the same loudness and the same pitch played in a different instrument. That is the quality everyone. आप उसको भी ऐसे ही समझ सकते हो पिच के बारे में, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द पिच कंट्रोल, जैसा स्ट्रिंग वाले हो गए, स्ट्रिंग वाले का मतलब हो गया सितार हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, वो भी हो गया, ठीक है। तो पिच इज इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग्स रहती है, उसमें अगर टेंशन बढ़ रहा तो पिच बढ़ेगी। डिक्रीज एट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर लेंथ आप घटा दोगे तो पिच घट जाएगी, ठीक है। यूज द थिनर स्ट्रिंग, पतली स्ट्रिंग में ज्यादा फ्रीक्वेंसी या ज्यादा पिच होती है, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, ट्रम्पेट, जो भी आपका है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, फाइन। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम, क्लोजनेस ऑफ द होल मेक्स द एयर कॉलम लॉन्गर, ठीक है। पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, तबला, ठीक है। तो पिच इंक्रीज बाय द टाइटनेस ऑफ द स्क्रीन, वो जो मेम्ब्रेन है ना पतली सी, जितना टाइट करोगे आप, ठीक है, उतना पिच आपका बढ़ेगा। तो आपके फ्रीक्वेंसी में भी दिक्कत आएगी, वो टोन में भी प्रॉब्लम आएगा। तो हर बार आपको ना, इसीलिए तबलास जो होते हैं वो अलग अलग टोन में वो पहले से फिक्स किए हुए रहते हैं, जब जिसकी जरूरत पड़े उस वक्त उसको चेंज कर लिया जाता है। At the last we are talking about the monotone. मोनो का मतलब होता है वन, और टोन तो आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। The sound of a single frequency that is called as monotone. जो ट्यूनिंग फोक होती है, दिस इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, हालांकि इसको सिखाया जाता है, दिस इज यूज फॉर दी दैट एयर में, अगर ईयर में कोई प्रॉब्लम्स है आपको तो उसके लिए यूज होती है। ट्यूनिंग फोक इज द ओनली स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ द मोनोटोन, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी निकलती है, यूज इन द लैबोरेटरीज टू प्रोड्यूस द प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसे स्टेम बोल से या हैंडल बोल सकते हो, दिस इज फ्रॉन्ग्स, ठीक है। इसको आप स्ट्राइक करते हो और एक ही वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ये जो आपने सुना, ये सब कुछ आपके साउंड के ऊपर है और इतना ही है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, लेट अस टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है। क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन। क्या बोला जा रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एमिट बाय द सोर्स, ये दी हुई है, ठीक है। सो आपके पास क्या आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास दी गई है, दैट इज 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर्स, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ कितनी होगी अगर मेरे पास स्पीड ऑफ द साउंड ऑन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जो भी मीडियम रही होगी, ठीक है, वो है 34,343.4 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, बस वही उसी को यूज कर लेंगे कि द स्पीड ऑफ द वेव वेलोसिटी मूविंग इन अ पर्टिकुलर मीडियम विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एवरीवन। इसको एफ ही लिख लेता हूं जहां से हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर लूं तो ये हो जाएगी वेवलेंथ, ये हो जाएगी स्पीड बाई वेवलेंथ एवरीवन, ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 343.4, और वेवलेंथ की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी 343.4 इंटू 10 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 17, और सॉल्व कर ले, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3434 इंटू 10 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये 1.7 था ना, सॉरी, ठीक है। तो ये 1.7 था, ये 17 हो गई, मैंने 10 को ऊपर भेज दिया। नाउ इफ यू ट्राई टू डिवाइड दिस, अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो दैट इज व्हाट 3434, इंटरेस्टिंग नंबर 3434 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी की, दैट इज 202 इंटू 10 टू दी पावर -2, सॉरी माइनस नहीं, प्लस में 10 टू दी पावर 2 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, फाइन।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप एक बार ट्राई कर लेना अपने से भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ साउंड वेव्स ट्रैवल्स विद द स्पीड अबाउट, ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चंस, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इट डजंट, इतना भी टफ नहीं है, इट जस्ट, इसमें आपको दिखेगा नहीं ये कलर, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, इट इज प्रीटी इजी टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, साउंड वेव्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर्स, तो स्पीड की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया, ठीक है, और क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, हमें वेवलेंथ निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, दैट इज 550 हर्ट्ज, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सेम स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, हमें वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड की वैल्यू 330 है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 550, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ थोड़ी कम होगी, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो 330 डिवाइडेड बाय 550, इंटरेस्टिंग नंबर्स, गुड, ठीक है, तो आंसर जो आएगी आपके पास दैट इज 0.6 मीटर्स, ये आपके आंसर आ जाएंगे। फाइन, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इसको भी देख लेते हैं। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड्स, देखो क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है, कैलकुलेटर हटा दिए क्या, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले आपको यह बोला जा रहा है कि 150 साउंड वेव्स आप क्रिएट कर रहे हो 3 सेकेंड्स में, ठीक है, तो 1 सेकेंड्स में कितनी क्रिएट करोगे, 1 सेकेंड में कितना क्रिएट करोगे, 1 सेकेंड में क्रिएट करोगे 1500 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, ये क्या है, 1 सेकेंड में इतने वेवलेंथ क्रिएट हो रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 500 हर्ट्ज, दिस इज फ्रीक्वेंसी एवरीवन, तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकल गई, फिर वेवलेंथ हमें चाहिए, वेवलेंथ, ठीक है, ओके, if the distance covered by the compression and the adjacent rear fraction is 68 centimeter, find the frequency, वेवलेंथ, देखो फ्रीक्वेंसी तो निकल गई, फ्रीक्वेंसी तो यही होगी, ठीक है, वेवलेंथ हमें पता करनी है और वेलोसिटी ऑफ द साउंड पता करनी है कि कितनी होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, हाँ एवरीवन, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, कि अभी हम लोगों ने जैसे पता किया कि फ्रीक्वेंसी इतनी है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रियर फ्रैक्शन, देखो जब हम लोगों ने वेव बनाई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ का मतलब होता है या तो 2 थ्रस्ट के बीच का लेंथ पता कर लो, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, या 2 ट्रफ के बीच में आपका लेंथ पता कर लो, ठीक है, कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि एक थ्रस्ट और एक ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 68, इसका मतलब हाफ वेवलेंथ दी हुई है, तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो वेवलेंथ बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर, तो जब वेवलेंथ की बारी आएगी दैट इज, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 136 सेंटीमीटर आएगी, जिसे आप लिख सकते हो 1.36 डिवाइड कर दिया 100 से, दैट इज मीटर, तो ये वेवलेंथ हो गई। अब मुझे अगर वेलोसिटी पता करनी है तो मैं तो वही करूंगा ना, वेवलेंथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो velocity will be wavelength, that is 1.36 multiplication of frequency, that is 500, तो velocity की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, what will be the velocity value everyone, इनको ये करेंगे तो it will be 136 multiplication of 5, तो v की वैल्यू 33, 15 और 3 18, 8 कैरी 1, 5 1 5 1 6, 680, ठीक है, this will be meter per second, 680 meter per second will be your answer, ठीक, this is how you will be solving it, fine, चलिए,
सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको जो है बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, या फिर आपके 10th के टॉपिक से कोई डाउट है, 9th के टॉपिक से डाउट है फिजिक्स में, ठीक है, तो बेझिझक आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर जेन्युइन डाउट रहेगी तो 100% आंसर मिल जाएगा आपको। सेकेंड, हमारा जो है खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप है, काइंडली ज्वाइन इट, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। सिंस इज रिवीजन, तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि सारी चीजें दे सकूं पॉइंट वाइज, इंपॉर्टेंट वाइज, ताकि आप थ्योरी भी अगर लिखने की कोशिश करो या पढ़ने की कोशिश करो तो आपको समझ में आने लगे कि क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑल।